आगे हमारा अब नया कंसेप्ट है डिसऑनर ऑफ बिल। अब हमारा बिल डिसऑनर होगा। डिसऑनर मतलब जब उसका मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट करने का टाइम आएगा तो वो पेमेंट नहीं होगी। अब देखो, जब इसमें हमारे 4 केसेस थे, वही 4 केसेस हमारे रिपीट होने वाले हैं। तो फर्स्ट केस हमारा डिसऑनर में वही, व्हेन बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी डेट। जब बिल हमारे पास ही होता है, मींस जो ड्रॉअर है बिल उसके ही पास है, उसने ना उसको डिस्काउंट कराया है, ना ही कलेक्शन के लिए भेजा है, ना ही उसने किसी को एंडोर्स किया है, वो बिल उसी के ही पास है। व्हेन बिल रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी डेट, उस केस में अगर डिसऑनर हो जाता है तो हमारी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से होती हैं, हम यहाँ पर वो देखने वाले हैं। तो देखो, वही हम सेम केस लेकर चलेंगे, सेम पार्टीज ए एंड बी। तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा। स्टार्टिंग की एंट्रीज हमारी सेम रहेंगी। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होती है, अगर ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, बी ने उसको एक्सेप्ट करके वापस दिया होगा, तो ए की बुक्स में हम क्या एंट्री पास करते थे, बी आर अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। ठीक है, मान लेते हैं वही 10,000 रुपीज का हमारा बिल है। इसकी बुक्स में क्या एंट्री होती थी, एज अकाउंट डेबिट, इसके लिए ये बिल्स पेएबल बन जाता था, तो ये ए को डेबिट कर देता था और उसकी जगह बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट कर देता था। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री। इसके बाद मान लेते हैं ये एंट्री हमारी 1 जनवरी 2021 की थी और ये बिल हमारा 3 मंथ्स का था। कितने मंथ्स का था, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर मैं डेट कैलकुलेट करती हूँ तो मैच्योरिटी डेट हमारी आती है 4 अप्रैल 2021। ठीक है, अब 4 अप्रैल 2021 को जब पेमेंट का टाइम आया तो बी ने ये बिल डिसऑनर कर दिया। अगर बी ने डिसऑनर कर दिया, इट मींस बी ने इसकी पेमेंट नहीं की। अब एक बात बताओ, जब टाइम आने पर बी उसको पेमेंट नहीं करेगा तो ए के लिए बी वापस से उसका डेटर बन जाएगा। मतलब जैसे इसने ये इस वाली एंट्री में बी को क्रेडिट कर दिया था और बी आर अकाउंट डेबिट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं ये वाली एंट्री रिवर्स होनी चाहिए। अब ये क्या करेगा, बी को वापस से डेबिट कर देगा, बी का अकाउंट डेबिट कर लेगा, और ये जो बी आर है अब ये यूजलेस है क्योंकि मैच्योरिटी डेट हो गई और इसने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो अब इसकी कोई रेलिवेंस नहीं रही। तो ये बी आर अकाउंट क्या हो जाएगा, इसकी बुक्स में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज इसमें आती है जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो समझने की है। एंट्रीज वरना बिल्कुल सिंपल है। जब ये बिल कोई भी डिसऑनर होता है ना, तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये बिल कोई ऐसे ही नहीं है कि रिटर्न में तुमने ऐसे ही कोई पेपर बना के दे दिया। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट था, ठीक है, उसने वो पेमेंट करने से मना कर दिया, तो तुम खुद सोचो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए, है ना। अब देखो होता क्या है एक्चुअल में, एक ना नोटरी पब्लिक होती है, एक गवर्नमेंट की बॉडी है, नोटरी पब्लिक करके बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नोटरी, नोटरी पब्लिक, ये गवर्नमेंट बॉडी है। ठीक है, जब ये बिल डिसऑनर हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर जाकर इन सारे बिल्स की एंट्री कराई जाती है और वहां पर ना कुछ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। हम क्या करने पड़ते हैं, नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जब ये बिल डिसऑनर कर देता है कोई, तो यहाँ पर उसकी रिकॉर्डिंग होती है। मतलब ये गवर्नमेंट बॉडी इसी चीज के लिए बैठी हुई है कि जो ये बिल हमारे डिसऑनर हो गए हैं इनकी रिकॉर्डिंग की जानी है। ठीक है, तो ये नोटरी में जाकर रिकॉर्डिंग की जाती है। तो जब ये वहां पर रिकॉर्ड होते हैं तो हमें कुछ नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ये नोटिंग चार्जेस ना बहुत छोटी सी अमाउंट होती है, कभी तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगी 50 रुपीज, 100 रुपीज, 20 रुपीज, इस टाइप से तुम्हें छोटी छोटी अमाउंट गिवन होगी। तो एक्चुअल में होता क्या है, इसकी नोटरी, प्लीज ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, इसकी जो नोटिंग कराता है वो कौन बंदा कराता है, जिसके पास बिल होता है। प्लीज ध्यान से सुनना, जिसके पास बिल होता है वो इसकी नोटिंग कराता है। अब एक बात बताओ, मान लेते हैं तुम्हें मुझे कुछ पेमेंट करनी थी,
ठीक है, मैंने तुम्हारे ऊपर बिल ड्रॉ किया, तुमने उसको एक्सेप्ट करके मुझे वापस दे दिया। अब तुमने टाइम आने पर पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बिल इस टाइम किसके पास है? बिल मेरे पास है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं वो नोटिंग करा कर आऊंगी वहां पर नोटरी पब्लिक में जाकर, और वहां पर हो सकता है मुझे कुछ पेमेंट करनी पड़ जाए नोटिंग चार्जेस की। मान लेते हैं मैंने 100 रुपीज पे करे। अगर मैं 100 रुपीज वहां पर पे करके आऊंगी, तो ये 100 रुपीज मुझे तुमसे रिकवर करने चाहिए। ऐसा होना चाहिए या नहीं? क्योंकि देखो, ये जो बिल डिसऑनर किया है वो तुमने डिसऑनर किया है, मेरी तो इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे अगर कुछ उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है किसी को, तो वो रिकवरी मैं किससे करूंगी? अपने डेटर से ही तो करूंगी। तो यहाँ पर देखो, बिल ए के पास है। ठीक है, तो ए को 100 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं फॉर नोटिंग चार्जेस। तो ए क्या करता है, पेमेंट तो खुद कर देता है, बट ये पैसे वो किससे रिकवर कर लेता है? बी से रिकवर कर लेता है। ठीक है, अब बी के लिए ये नोटिंग चार्जेस बन जाते हैं एक्सपेंसेस। ये नोटिंग चार्जेस का अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आने वाला है? बी के ऊपर आने वाला है। क्यों? क्योंकि बी ने बिल डिसऑनर किया है। वो पेमेंट तो किसी और की पॉकेट से होगा, बट उसकी रिकवरी लास्ट में उसी बंदे से की जाएगी जिसने बिल डिसऑनर किया है। ठीक है, तो इसलिए ये नोटिंग चार्जेस का देखो यहाँ पर कंसेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो ध्यान से करना है। अब देखो, जब ये बिल डिसऑनर हो गया, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू बी हमने यहाँ पर किया था जिस दिन उसने एक्सेप्ट किया। अब जब अगर ये पैसे मिल जाते हैं इसको, तो ये यहाँ पर करता कैश अकाउंट डेबिट। ये यहाँ पर कौन सा अकाउंट डेबिट करता? कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, अगर ये बिल ऑनर हो जाता तो। बट अब हमें ये वाली एंट्री नहीं करनी है। अब हमें देखो क्या करना पड़ेगा, जब हम डिसऑनर की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री रिवर्स हो जाती है। मतलब ये क्या करेगा, बी को वापस से अपना डेटर बना लेगा, बी को वापस डेबिट करेगा, और ये जो बी आर अकाउंट डेबिट था इसकी बुक्स में, ये इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही है, डिसऑनर हो गया है। ठीक है, और जो इसने अपनी पॉकेट से 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के पे करे हैं, उसके लिए ये अपना कैश अकाउंट क्रेडिट कर देगा। तो देखो, ये बी को वापस जब डेटर बनाएगा तो कितने रुपए से बनाएगा? 10,000 तो बी आर के थे, प्लस 100 रुपीज नोटिंग चार्जेस के, तो बी के अकाउंट में चले जाएंगे 10,000 100 रुपीज। तो देखो एंट्री ध्यान से देखो, कैश अकाउंट क्रेडिट हमने क्यों किया है इसकी बुक्स में? क्योंकि पेमेंट इसने की है, लेकिन इस पेमेंट का इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं आया, इसने बी के अकाउंट में डेबिट कर दिए। क्यों? क्योंकि इसने अगर पे किया तो ये बी से रिकवर कर लेगा। समझ रहे हो ना? मतलब इसके लिए कोई एक्सपेंस नहीं है, बस इसको पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये नोटरी पब्लिक में जाके इस बिल को रिकॉर्ड कराए। अब देखो बी अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा। अब देखो, बी के लिए भी नॉर्मली ये इसी एंट्री का रिवर्सल होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, क्योंकि नोटिंग चार्जेस एक्स्ट्रा चीज इसमें आ गई, तो इसलिए नोटिंग चार्जेस का कंसेप्ट भी यहाँ पर थोड़ा देखना पड़ता है। तो बीपी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। अब देखो, इसकी पॉकेट से तो पे नहीं हुए, लेकिन ये अपनी बुक्स में नोटिंग चार्जेस का अकाउंट डेबिट करेगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस इसके लिए हैं। तो एक्सपेंस डेबिट कौन करता है? जिसके ऊपर एक्सपेंस का बर्डन होता है। तो बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आया? बी के ऊपर आया। तो बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। ए के अकाउंट में कितने रुपए डाल देगा ये? ए इसके लिए क्रेडिटर बन गया 10,000 100 रुपीज। ठीक है, ए कितने से क्रेडिटर बन गया? 10,100। अगर ये यहाँ पर नोटिंग चार्जेस नहीं होते तो हमारी एंट्री बिल्कुल सिंपल होती। जो ये हमने फर्स्ट एंट्री की थी इसी की जस्ट रिवर्सल हो जाती। यहाँ पर हो जाता बीज अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, यहाँ पर हो जाता बीपी अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। लेकिन नोटिंग चार्जेस के आते ही हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। जो पे करता है उसकी बुक्स में तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और वो वापस से अब उसको पैसे को किस में डाल देगा? डेटर के अकाउंट में डाल देगा। और जिसके ऊपर उसका बर्डन आता है, तो देखो डिसऑनर की एंट्री जब भी होगी ना, इसकी बुक्स में तो हर बार एंट्री चेंज हो जाएगी। इसकी बुक्स में तो क्या होगा, ए की बुक्स में तो एंट्री हर बार चेंज होगी, लेकिन बी की बुक्स में हमेशा सेम एंट्री रहेगी, चाहे चारों में से कोई सा भी केस। तुमने देखा होगा जब ऑनर वाले हमने क्वेश्चन किए हैं, वहां पर 4 केसेस हमने देखे। उन 4 केसेस में बी की बुक्स में कभी भी एंट्री चेंज नहीं हुई। बी की बुक्स में तो पेमेंट करने की एंट्री होती थी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चेंज किसकी बुक्स में होती थी एंट्रीज?
ए की बुक्स में, क्योंकि ए अगर अपने पास रख रहा है तब क्या एंट्री होगी, ए ने अगर डिस्काउंट करा लिया तब क्या होगा, ए ने अगर एंडोर्स कर दिया तब कुछ और होता था, बी के ऊपर कभी भी इफेक्ट नहीं पड़ता था। ऐसे ही डिसऑनर के केस में बी की बुक्स में हमेशा सेम एंट्री रहेगी, यही वाली एंट्री। चेंज किसकी बुक्स में आएगा, ए की बुक्स में चेंज आएगा। तो कंसेप्चुअली समझोगे तो कुछ भी नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, मैंने नोटिंग का कंसेप्ट बताया है। नोटिंग चार्जेस वो पे करता है जिसके पास बिल होता है। बिल इस बार ए के पास है तो पे किसने की है, ए ने की है, मतलब कि कैश अकाउंट उसकी बुक्स में क्रेडिट होगा जिसके पास बिल होगा। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं डिसऑनर का, मैंने फर्स्ट केस तुम्हें बताया। तो डिसऑनर का फर्स्ट केस क्या है, जब ए ने बिल रिटेन किया हुआ था, तो उस केस में हमारी क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है, अब हम एक बार क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, उससे तुम्हें अच्छे से और क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लिखा हुआ है, राम ड्रोज अ बिल फॉर ₹2000 ऑन श्याम ऑन 15 सितंबर फॉर 3 months। राम ने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, श्याम के ऊपर। ठीक है, ₹2000 का और 3 months के लिए, और डेट उसकी क्या है, 15 सितंबर 2020। ठीक है, क्वेश्चन बस इतना सा है। ऑन मैच्योरिटी श्याम फेल टू ऑनर द बिल, मतलब श्याम ने डिसऑनर कर दिया, कहीं ना कहीं श्याम ने बिल डिसऑनर कर दिया, तो डिसऑनर का केस आ गया। लिखा हुआ है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम। जो एंट्रीज अभी मैंने ऊपर की हैं यही सेम एंट्रीज रिपीट होनी है। बस इस क्वेश्चन में देखो कहीं भी नोटिंग चार्जेस के बारे में कुछ नहीं बोला कि उसके नोटिंग चार्जेस पे किए थे, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। क्या होगा देखो, बिल्कुल सिंपल सा केस है। फर्स्ट हमारी 15 सितंबर को क्या एंट्री होगी, 15 सितंबर को तो हम बिल ड्रॉ करने की एंट्री करेंगे। जब राम ने श्याम के ऊपर बिल ड्रॉ किया तो बताओ राम की बुक्स में क्या एंट्री होगी, बोलो, कौन बोलने वाला है, कोई भी बोल दो। राम की बुक्स में बोलो क्या एंट्री होगी, राम जब श्याम के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, दोनों की बुक्स में एंट्री बताओ। बोलो भाई, कोई भी बोल दो, मैं नाम लेके बोलूंगी स्पेशली। सानवी, हेलो, एम आई ऑडिबल, सानवी? मुझे ही शायद वॉइस क्लियर नहीं है, तुमने अनम्यूट तो किया था। मुझे ही तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल, यस और नो? कृतिका, मुझे सानवी की ही आवाज नहीं आ रही, मुझे किसी की भी नहीं आ रही है। कृतिका एक बार तुम बोलना कुछ। हेलो कृतिका, हेलो, अभी बोलना, मैंने अपने हेडफोन हटाए हैं, शायद इसमें कुछ इश्यू था क्या। सानवी तुम्हारी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कोई और बोलो, मानसवी। यस मैम। मेरा ही नेटवर्क इशू तो नहीं है। एक मिनट, एक बार मैं ही रिकनेक्ट करती हूँ, शायद मेरा ही कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। मैं ही रिकनेक्ट करती हूँ, ठीक है, फिर से स्टार्ट करती हूँ मीटिंग।